हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 24 फरवरी 2021। चलिए हम द हिंदू का एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम एज ऑलवेज हम कार्टून की ओर मूव करेंगे। कार्टून में बेसिकली बात किस बात पर की जा रही है कि ये देखिए, ये भाजपा के लीडर हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी यूजुअली स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सजेस्ट क्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बट राइट नाउ ये जो जितने भी मीडिया पर्सन हैं और जो आम लोग हैं उनसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। मीन अब ये खुद ग्रास रूट लेवल पर जुड़े हुए नहीं है, ऐसा इस पिक्चर में दिखाया जाता है। मीन पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर वाला आंदोलन है, और इवन मीडिया पर्सन सवाल पूछना चाह रहे हैं तो वो इनसे सवाल नहीं पूछ नहीं पा रहे हैं। और जो अदर जो इनके कार्यकर्ता थे वो जस्ट क्योंकि इनकी एडवाइस थी कि इन्हें ग्रास रूट लेवल पर जुड़े रहना चाहिए। बट राइट नाउ क्या हो रहा है कि इनकी एडवाइस ये अपने खुद ही नहीं मान रहे। राइट, चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज की तारीख में जो डिस्कस करना है, ये पहला वाला आर्टिकल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें कोई भी रेलिवेंट फैक्ट या कोई भी रेलिवेंट डायमेंशन नहीं है जो कि हमें यूपीएससी या अपने आंसर राइटिंग में मदद कर सके। और ये किसान और ये बेसिकली है क्या कि जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये उसी के ह्यूमन राइट वगैरह की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हमारे पास जो पहला वाला आर्टिकल होगा डिस्कस करने के लिए रिगार्डिंग द तिब्बतोलॉजी है। देखिए, तिब्बतोलॉजी को स्टडी करने के रिगार्डिंग जो इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, मीन जो इंडियन आर्मी है, अब वो तिब्बतोलॉजी को स्टडी करेंगे। तिब्बतोलॉजी, लॉजी का मीन होता है कि स्टडी करना, तो तिब्बतोलॉजी का मीन क्या हुआ कि अब हम तिब्बत के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, इवन जब हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता क्या है कि मतलब इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मतलब एवरीथिंग वो पूरा डायमेंशन वो कवर करना चाह रहे हैं। उसी को उन्होंने जीएस के चारों पेपर में डिवाइड किया है। और आप इथिकली करेक्ट हो या नहीं हो, इसी बात को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं कि इथिक्स का चौथा वाला पेपर ले लेते हैं। सेम होगा तिब्बतोलॉजी में। तिब्बतोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम उनका कल्चर पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है आखिर हम पढ़ेंगे ही क्यों, हमें तिब्बतोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्या है। बड़ी ऑब्वियस बात है कि पहले क्या था, तिब्बत एक बफर जोन में था, बट जब से चाइना ने क्या किया, चाइना ने उस पर अधिकार कर लिया है, उसके बाद से हुआ अब वो बफर जोन नहीं रहा। अब हमारा जो डायरेक्ट बाउंड्री है वो किससे लग गया है, वो चाइना से लग गया है। तो दैट्स वाई अभी तक की जो भी हमारी पॉलिसीज हुआ करती थी वो किसके रिगार्डिंग हुआ करती थी कि अब हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर करेंगे। हमारे पास जो हमारे खुफिया एजेंट भी हुआ करते थे, इवन जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो इससे पहले पाकिस्तान में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट चाइना में उनका कोई वैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। कहने का मीन ये है कि जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व रहते हैं, जितना ज़्यादा हम एक्साइटेड रहते हैं इवन पाकिस्तान के न्यूज़ या फिर पाकिस्तान के डिफेम के रिगार्डिंग, उतना हम चाइनीज़ के रिगार्डिंग नहीं रहते। बट धीरे धीरे क्या हो रही है कि पॉलिसीज़ बदल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, तिब्बतोलॉजी का स्टडी करेंगे। ये पूरा आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो क्या है, वो एक हिस्टोरियन है। वो कहते हैं कि देखिए, तिब्बतोलॉजी का स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि केवल जो एक ऑटोनोमस रीजन है केवल आप स्टडी करोगे। कह रहे तब तो वो बिल्कुल अलग थलग करके आप उसको स्टडी कर रहे हो और आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए तिब्बतोलॉजी को स्टडी करने के लिए अब क्या तुरंत में क्या कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारनाथ में और गंगटोक में दोनों ही जगहों पर क्या है कि बुद्धिज्म को स्टडी करने के रिगार्डिंग क्या ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो क्या करेगी कि वो यहीं पर जाकर के तिब्बतोलॉजी को स्टडी करेगी। अब इन हिस्टोरियन का कहना ये है कि अगर आपको तिब्बतोलॉजी स्टडी करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, जो अदर हिमालयन जो स्टेट हैं कह रहे आपको उसकी भी स्टडी करनी चाहिए। राइट, ये इस पूरे आर्टिकल में इसी पर बात की जाती है ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जा सके और हम इवन चाइना की जो इंडिया को डिफेम करने की या फिर इंडिया को काउंटर करने की जो भी स्ट्रेटजीज चल रही हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं उससे भी अंडरस्टैंड कर सकें। आप तब तक कुछ आप नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं जान जाओगे। राइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वाले आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। यह है अ न्यू पीक के रिगार्डिंग मेन की कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखने को मिला है। देखिए, राइटर इसमें कहते क्या है कि देखिए सितंबर से लेकर के और हम फरवरी की अगर बात करें तो इंडिया में क्या है कि कल्चरली बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच है। यहाँ पर कल्चर बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करता है। जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, तो लोग मतलब पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में मतलब लोग मान रहे थे कि होगा कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा, लेकिन जो रिसर्च सामने आया, जो आउटकम सामने आया कि इसी टाइम पीरियड में हुआ क्या कि वो चीज़ें कम हुई हैं।
राइट। तो जो कोरोना वायरस का एक्टिव केस था कह रहे वो इसी टाइम पीरियड में कम हुआ, लेकिन राइट नाउ क्या हो रहा है कि अभी फरवरी के ये लास्ट के 1 वीक और 2 वीक में क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस इंक्रीज हो रहा है। कहाँ कहाँ पर, ये महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, दिल्ली हुआ, कह रहे यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कि नंबर ऑफ जो स्ट्रेन है कह रहे हैं मे भी हो सकता है कि लोग रिपोर्ट कम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें एक्टिव केसेस की संख्या अभी राइट नाउ हमें कम मालूम पड़ रही है। क्योंकि जब ये नया नया था तो हम क्या कर रहे थे कि हम एक छोटे छोटे केस को, अगर किसी को फीवर भी हुआ है तो भी हम उसके हम जांच करवा लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि अब हम उसके हैबिचुअल हो गए, तो इसकी वजह से लोग घरों में भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना, तो एक मेडिकल रिपोर्ट में करें वो चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आ पा रही हैं। बट अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ केसेस करें बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, और इवन डेली जो न्यू केसेस हैं करें वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन के रिगार्डिंग है, उनको वार्निंग देने के रिगार्डिंग है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। अभी हम अपना नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो है म्यांमार के कूप के रिगार्डिंग। देखिए कि जो डेमोक्रेसी होती है तो जहाँ कहीं भी अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ के जितने भी एक पूरे स्टेट का जितनी भी फंक्शनलिटीज़ होती हैं, लाइक हो गए वहाँ की इकोनॉमीज़ हो गई, वहाँ की आर्मी हो गई, इवन जो वहाँ की पुलिस फोर्सेस हो गई, जो वहाँ के बैंकिंग सिस्टम हो गया, मतलब पूरी जो उनका इकोनॉमिक है, जो सोशल स्ट्रक्चर है कह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि लोग काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, लोग उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। लोग कुछ परचेस करेंगे तो टैक्स जाएगा, एक जगह पर इकट्ठा होगा, फिर कोई पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी बनाएगा, फिर वो खर्च करेगा। यही होता है एक डेमोक्रेसी में, यही होता है। लेकिन राइट नाउ क्या हुआ कि म्यांमार में तख्ता पलट किया। जो आर्मी जनरल हैं उन्होंने क्या किया कि पूरी पावर अपने हाथ में ले ली, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको जेल में बंद कर दिया, या फिर उसे वहाँ से पब्लिक से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके हाथ से पावर या पूरी सत्ता छीन ली है। हुआ यही है। अब राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए सत्ता छीनना तो बहुत आसान था, लेकिन इस पूरे 1 फरवरी से लेकर के इस पूरे 3 वीक में कह रहे आर्मी जनरल को इस बात का पूरा अंदाजा लग गया कि वो पूरे म्यांमार का जो शासन अच्छे से चला नहीं सकते, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कह रहे इवन प्रोटेस्टर्स को मार दिया जा रहा है, स्नाइपर्स के द्वारा गोली मार दी जा रही है, बट उसके बावजूद पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। तो जो पूरी इकोनॉमी है कह रहे वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इंटरनेशनल सैंक्शन लग ही गए हैं, अमेरिका ने तो सैंक्शन लगा ही दिया है। कह रहे कहने का मीन ये है कि वहाँ की इकोनॉमी अब धीरे धीरे क्या हो रही है कि बिल्कुल स्लो डाउन होती जा रही है। तो एक आर्मी जनरल मतलब हो सकता है कि उसके पास वो एक अच्छा सोल्जर हो सकता है, वो एक अच्छा मतलब डिफेंस लीडर हो सकता है, बट वो पूरी कंट्री को रन करवाने के लिए हमें केवल डिफेंस की आवश्यकता नहीं होती है, कह रहे हमें अदर चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। तो राइट नाउ वो जो आर्मी जनरल है कह रहे वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो है ये सिविल सर्विसेज के जो सिविल सर्विस के जो इवन जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वो कंट्री को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, बट वो कंट्री को सर्व प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस पूरे आर्टिकल में यही बात लिखी जाती है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कह रहे उनका बिल्कुल एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक एवरेज अगर एक रिपोर्ट को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो 15 महीने से ज़्यादा वो टिकता नहीं है। ठीक, अशोक खेमका का वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि उनके पूरे कार्यकाल में मतलब 20 साल 25 साल हार्डली 30 साल की सर्विस होती है। कह रहे उसमें आपने तो मोर देन 50 टाइम उनका आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब एक पब्लिक की जो पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई ना कोई स्कीम लेकर के आती है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं कह रहे उसको इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक ब्यूरोक्रेट की होती है। अब ब्यूरोक्रेट को आप वहाँ पर सेटल होने नहीं दोगे। जब वो सेटल होना स्टार्ट करता है, जब वो प्लान करना स्टार्ट करता है, जब उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वक्त आप क्या करते हो, आप उसका ट्रांसफ़र कर देते हो। अब ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग एक एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके प्रति जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। अब राइटर यहाँ पे क्या करें, राइटर यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कि वो इलेक्टेड वो रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं, इसलिए आपने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो जम्मू एंड कश्मीर का वो एग्जांपल ले लेते हैं, कहते देखिए जम्मू एंड कश्मीर में तो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, राइट नाउ तो नहीं है। कह रहे हैं उसके बावजूद अगर आप उनका पूरा वो टाइम फ्रेम देखोगे तो कह रहे हैं कि कोई
कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है वो 365 डे से या फिर 400 डे से ज़्यादा वहाँ पर टिक नहीं पा रहा, राइट। तो ये कहना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की वजह से ऐसा हो रहा है, कह रहे हैं बिल्कुल भी बकवास है, कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। फिर यहाँ पर अब होटा कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहा है, कह रहे हैं देखिए होटा कमेटी की रिपोर्ट ने भी बोला था कि उनको क्या करना चाहिए, सेटल होने का टाइम देना चाहिए और एक निश्चित गाइडलाइन होनी चाहिए कि किसके तहत उनका ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है पेट्रोलियम के रिगार्डिंग। देखिए कि जो इंडिया क्या होगा ना कि पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये 2030 तक हमें क्या करना है कि जितनी भी पेट्रोलियम बेस या डीजल बेस जितनी भी कारें हैं या जितने भी व्हीकल हैं, कह रहे हमें उसे धीरे धीरे क्या करना है, रिमूव करना है और ये काम हमें 2030 तक कर लेना है, ठीक है। ओके, तो जो हमारे जो 17 गोल्स हैं, कह रहे वो भी 2030 का ही टारगेट लेकर के चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये डायरेक्टर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, ये डायरेक्टर हैं और ये पूरी बातें मेंशन करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने कैसा स्टेप लिया था। कह रहे इथेनॉल को मिलाने का जो हमारा टारगेट है वो है 20%, पेट्रोल में क्या है कि 20%। अभी तक क्या हो पाया, कह रहे वो 8% हो पाया। कह रहे कोई नहीं, कह रहे 2% से लेकर के 8% का पिछले 3 से 4 वर्षों में हुआ क्या कि इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कह रहे ये बहुत अच्छी बात है, कह रहे गुड न्यूज़ है। कह रहे हम एनर्जी को इम्पोर्ट करने का जो हम थॉट रखते हैं कि हम उसे क्या करेंगे, हम उसे कम कर देंगे, ठीक है। कह रहे ऐसा आप बिल्कुल कर नहीं सकते हो, कह रहे हैं कि ये चीज़, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। कह रहे अभी इन रिसेंट टाइम में तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं ये अब ये उसकी काउंटिंग करते हैं। अब उसकी काउंटिंग करते में करते क्या है, कहते हैं कि देखिए ठीक है 8% आपने इस पर कर दिया और जो डीजल का कंजप्शन होता है, जो हैवी ड्यूटी की जो व्हीकल्स होते हैं, कह रहे वो 60% डीजल तो वही कंज्यूम करते हैं। कह रहे हैं कि 2017 से हुआ क्या कि आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब वो भी फ्यूल इफिशिएंसी के बेस पर उनका क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे हुआ क्या कि जो 60% जो डीजल कंजप्शन हो रहा था, कह रहे हैं कि अब वो फ्यूल इफिशिएंट हो गए। पहले वो इफिशिएंसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, वो सिंपली फोकस किस बात पर करते थे कि उनका प्रॉफिट किस पर हो जाएगा। अभी राइट नाउ वो किस बात पर फोकस कर रहे हैं कि उन्हें वो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट हो। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए ये सारी बातें तो ठीक है कि अब आप इथेनॉल उसमें ब्लेंड करवाओगे, इट्स ओके। अभी आप कह रहे हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप बात करो, इट्स ओके। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें ज़ीरो इमिशन की पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए। कह रहे हैं जो कि चाइना में, यूरोप में और अमेरिका में कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से काफ़ी स्टेट में प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। कह रहे हैं अब हमें फोकस करना चाहिए रिड्यूस करने के रिगार्डिंग नहीं, ज़ीरो इमिशन के रिगार्डिंग। कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें प्रमोट करना होगा और इवन फ्यूल की इफिशिएंसी के बेस पर अब हम क्या करेंगे, जीएसटी का टैक्स लगाएंगे। मतलब उसको जीएसटी कम देनी पड़ेगी जिसका जो व्हीकल है वो फ्यूल इफिशिएंट होगा। राइटर यहाँ पे इसी बात को सजेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आप फ्यूल इफिशिएंसी अब उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स लगाना शुरू कर दो। जिसका व्हीकल जितना ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट होगा, कह रहे हैं उसके ऊपर उतना ही कम टैक्स लगेगा। कह रहे हैं एक बार अगर आपने ऐसा होल्ड किया तो ये ज़ीरो इमिशन तक पहुँचने में आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास क्या होगी, हम दो सवाल पूछेंगे कि आज हमने तिब्बतोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। तो तिब्बत की वजह से हुआ क्या कि इंडिया की जो बाउंड्री है, कह रहे वो चाइना से लगती है। अब हमें ये बात पता है कि मैकमोहन लाइन खींची गई थी, राइट। अब आपको ये बताना है ना, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि मैकमोहन लाइन ड्रॉ कब किया गया था, किस ईयर में ड्रॉ किया गया था, राइट। और इस वाले जो म्यांमार के कूप के रिकॉर्डिंग है, एक सैफर्न रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक। अभी आपको ये बताना है जो 2007 में हुआ था कि वो किसके रिगार्डिंग हुआ था, ठीक है। अब ये जस्ट बिकॉज क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया ताकि आप उसके ऊपर सर्च करो और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मे भी रेलिवेंट हो सकता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।